बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 16 की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिनमें हम फर्स्ट टॉपिक में काफ़ी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको कवर कर चुके हैं, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को कवर करने के बाद आज हम इंशाल्लाह ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने इस लेसन को कैरी ऑन करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एसी सर्किट किस तरह से एक डीसी सर्किट से डिफरेंट है। फिर इसकी बुनियाद पर हमें जो एडिशनल कंपोनेंट्स मिलेंगे, हम हर कंपोनेंट के अंदर जो किसी एसी सर्किट का हिस्सा होता है वो हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअली, और जिनमें से पहला सेगमेंट होगा हमारा टू एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर, कि एक रेजिस्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह से फ्लो करता है। हम इंशाल्लाह इसको विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम देखेंगे। सो दीज कंटेंट्स विल बी फॉलोड। जो सेकंड पार्ट है फ्लो ऑफ एसी थ्रू अ रेजिस्टर, मोर और लेस हम इन्हीं सब हेडिंग्स को यूज कर रहे होंगे जब हम दूसरे कंपोनेंट्स की बात करेंगे। हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज अभी तक पढ़ चुके हैं उनका एक छोटा सा रिव्यू है। टाइम पीरियड वो वक्त होता है जो कि एक साइकिल को, एक वाइब्रेशन को, एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. Amplitude is the maximum displacement from the mean position, and peak point is the highest value of the voltage achieved by an alternating current. और इसी तरह से नेगेटिव पीक होती है, और इसके साथ ही साथ पीक टू पीक वोल्टेज होते हैं, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक की मैग्नीट्यूड्स का सम. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. कल के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंस्टेंट द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द वेक्टर्स इज 90 है सर. 90 है. अच्छा, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस. सो अगर आप मुझे देख सकते हैं तो आप सब लोग यहाँ पर देखें कि ये अगर दो वेक्टर्स हैं, सो इफ दीज आर टू वेक्टर्स, so you can easily understand कि ये किस तरह से मूव करेंगे. they will move like this, they will rotate like this. So at any instant the phase difference between both of these vectors will remain same throughout. ये होता है फेज डिफरेंस. सो आपका ये वेक्टर लीड कर रहा है और प्रीवियस वेक्टर लैग कर रहा है, और ये कैसे चेक करना है कि कौन सा वेक्टर लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है. एंटी क्लॉकवाइज आप अगर देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो इट पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स दिस वेक्टर. सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए मुझे पता चल रहा है कि ये जो रेड वाला वेक्टर होगा ये लीड कर रहा होगा, और जो प्रीवियस वेक्टर है वो लैग कर रहा होगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड इट टेल्स यू के कोई वेक्टर कितने एंगल के साथ लीड कर रहा है और कौन सा वेक्टर कितने एंगल के साथ लैग कर रहा है. एसी सर्किट्स क्या होते हैं? एसी सर्किट हम एक ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसके अंदर आपका फ्लो ऑफ करंट बाइपोलर होता है. इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी. याद रखें, डीसी सर्किट के अंदर जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है दैट रिमेन्स सेम. डीसी सर्किट के अंदर इट इज वेरी क्लियर कि आपका जो करंट है वो एक डायरेक्शन से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा कन्वेंशनली. सो कन्वेंशनली द करंट वुड फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज नहीं होगा. जबकि एसी के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है वो ऑपोजिट होता है. सो लेट अस सी द डिफरेंस. सो इट इज वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल करंट डीसी सर्किट में वन डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो करंट की जो रेजिस्टेंस है वो डिटरमिन करती है जो वोल्टेज और करंट है. दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. सो हम रेजिस्टेंस को अगर चेंज कर देंगे
तो वोल्टेज ड्रॉप या करंट ये चेंज होंगे। सो डीसी सर्किट मुकम्मल तौर पर जो है आपकी रेजिस्टेंस इन दोनों फैक्टर्स को कंट्रोल करती है। आए अब एसी सर्किट की बात करते हैं। एसी सर्किट के अंदर द चेंजेस, एसी सर्किट जो है वो कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता रहता है। सो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। और इस बात को, ये तो मैग्नीट्यूड के एतबार से वेरिएशन है, पोलैरिटी भी आपको नजर आ रही है। एक सर्किट में क्या होगा, एक सर्किट में क्या होगा, एक सर्किट में ये होगा, पहले हाफ में अगर ये एंड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट हाफ के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है इट विल गेट रिवर्स, और वो जो फ्लो ऑफ करंट है वो अगेन दिस टर्मिनल वुड बिकम पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि रिवर्सल हो रही है। सो रियल सर्किट के अंदर जो वेरिएशन है इट विल बी लाइक दिस, और आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये ऑसिलेट करता रहेगा, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। सो ये ऑसिलेट करता रहेगा। I had also attached an animation in your group, आप उसको देखें, then it will become very obvious कि AC सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है। अब ये तो पॉइंट हो गए दो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। लेट अस नाउ सी कि AC सर्किट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन AC circuit the current is not only controlled by the resistor but it also depends upon the capacitance and the inductance of the circuit. So आपका ना सिर्फ कैपेसिटर बल्कि इंडक्टर भी रोल प्ले करता है besides your resistance। ये कैसे होता है मैं इसको समझाता हूँ एसी सर्किट के अंदर। बेटा आप मुझे बताएं कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज अ कैपेसिटर, व्हाट इज अ कैपेसिटर? सर जो करंट चार्जेस को सर स्टोर करता है। कैपेसिटर के अंदर कितनी चीजें होती हैं? सर 2 प्लेट्स होती है सर। शाबाश, एक दो, दो प्लेट्स होती हैं, उसके दरमियान में होता है कुछ? डाइलेक्ट्रिक सर। शाबाश, वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस पास कर रही होती हैं एसी सर्किट में, उनमें एक वायर ऊपर होती है एक वायर नीचे होती है, तकरीबन साइड बाय साइड आपके 3 फेजेस चल रहे होते हैं, जिसमें कोई एक फेज हाई पोटेंशियल पे होता है, कोई दूसरा फेज लो पोटेंशियल पे होता है। दो प्लेट्स हो गई, मानते हैं इस बात को, दो प्लेट्स हैं और इसके दरमियान में क्या होता है, इसके दरमियान में क्या होता है, वायर्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक सर। कौन सा डाइलेक्ट्रिक? एयर होती है ना, एयर इज आल्सो अ डाइलेक्ट्रिक, एयर इज आल्सो अ जी सर। डाई इलेक्ट्रिक। तो बेटा ना चाहते हुए भी एक कैपेसिटिव इफेक्ट डेवलप हो जाता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि इसकी वजह से इस इन वायर्स के दरमियान में, ये हाई वोल्टेज वायर्स के दरमियान में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। किस शक्ल के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी? इन शेप ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन शेप ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, आपको पता ना, जो एनर्जी स्टोर हो गई है, जैसे कहीं से ये समझ लें जनरेटर है, ये जनरेटर से आटा बन के आ रहा है, ये कोई फैक्ट्री है, तो अगर कोई उसको स्टोर कर ले तो वो मार्केट में आएगा, वो मार्केट में नहीं आएगा, वो लोड को नहीं मिलेगा जहां पे उसने यूज होना है। तो जो एनर्जी कैपेसिटर के इफेक्ट की वजह से यहाँ पर स्टोर हो जाती है वो लोड को नहीं मिलती। सो इस वजह से कैपेसिटर भी अपोज करता है। सो करंट के बहाव में रुकावट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ना सिर्फ रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टेंस तो अपोज करती ही करती है, आपको मैंने ये बात हिंट दे दिया कि कैपेसिटर भी अपोज करता है। कैसे अपोज करता है? कैपेसिटर अपने अंदर कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जो एनर्जी कैपेसिटर का इफेक्ट की वजह से स्टोर हो जाती है ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर, वो हमारे लोड को नहीं मिलती। दूसरा इफेक्ट देखें, दूसरा इफेक्ट है इंडक्टर। अब मुझे ये बात बताएं कि ये एक वायर पास कर रही है,
और ये AC वायर है, इसके अराउंड इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है? चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट अगर हो तो उसके अराउंड जो फ्लक्स होता है वो भी क्या होता है? इसके अराउंड जो फ्लक्स होता है वो भी क्या होता है? चेंज होता है सर। चेंज होता है, शाबाश। सो एक तो करंट जनरेटर सप्लाई कर रहा है, जब फ्लक्स चेंज होता है तो फिर क्या होता है? सर एन ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, करंट इंड्यूस्ड होती है। करंट इंड्यूस हो जाता है, और इंड्यूस करंट अपने सोर्स को क्या करता है? ओपोज करता है अपोज पहले। करता है, शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वायर है जिसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है, हाई वोल्टेज वायर्स, ये वायर्स के अंदर इंडक्टर का इफेक्ट भी पाया जाता है, क्योंकि इंडक्टर यही होता है ना कि इंडक्टर की शक्ल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल के अंदर स्टोर कर लेता है एनर्जी को, और उसमें इंड्यूस करंट होता है। सो यहाँ पर दूसरी रुकावट का बाइस जो बनता है वो होता है आपका इंडक्टर का इफेक्ट। तो इन शॉर्ट, वैसे मुझे इतनी तफसील बताने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन स्टिल आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि किस तरह से ये इफेक्ट डेवलप होते हैं। सो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डीसी सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टर जो है वो कंट्रोल करता है करंट को और अपोज करता है करंट को, जबकि एसी सर्किट के अंदर ना सिर्फ रेजिस्टेंस बल्कि कैपेसिटर और इंडक्टर भी करंट के बहाव के अंदर रुकावट का बायस बनते हैं। सादा अल्फाज में रेजिस्टर का तो आपको ही पता है ऑलरेडी, that electrons they collide with the atoms of the lattice। जबकि कैपेसिटर का इफेक्ट, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी स्टोर कर लेता है, इंडक्टर इफेक्ट आपका चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिसके नतीजे में आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है, और इट इज नॉट कंज्यूम तो नहीं होती, दिस एनर्जी स्टोर्ड एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी इज नॉट डिलीवर्ड टू द लोड। सो ये फिनोमिना है। कमिंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज वेरी सिंपल टॉपिक, फ्लो ऑफ एसी थ्रू अ रेजिस्टर, कि किस तरह से किसी रेजिस्टर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। सो वी कंसीडर अ रेजिस्टेंस, सिंपल एक सर्किट है, ये आपने बना लेना है, एक रेजिस्टर है और इसके साथ कौन सी चीज कनेक्टेड है? इसके साथ कनेक्टेड है आपका यहाँ पर एक एसी जनरेटर, कोई एसी सोर्स कनेक्टेड है जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर रहा है। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। और अगले हाफ में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ के अंदर ये वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला एंड पॉजिटिव बन जाएगा। सो करंट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ। बाय द वे, सो हम सबको याद है कि एसी जनरेटर के जो वोल्टेज सप्लाइड होते हैं वो कितने होते हैं? वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V इज इक्वल टू V नोट साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पर किसी रेजिस्टेंस के अंदर, किसी रेजिस्टेंस का बुनियादी जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? सर आर इज इक्वल टू, शाबाश, वेरी गुड, ओहम्स लॉ, R इज इक्वल टू V ओवर I लिख सकते हैं हम, या इसको इस फॉर्म के अंदर भी हम लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I किसके इक्वल होगा? V ओवर R के। सो मैंने V की जगह पर उसकी मैग्नीट्यूड लिख दी है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड हमने अभी ऊपर लिखी थी, दैट वाज V नॉट साइन ऑफ थीटा। एंड वी नो कि अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज को, पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, सो वी शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद दिस, दैट द पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V ओवर R क्या होता है? V ओवर R होता है आई सर। I, because this is peak voltage, तो peak voltage पे जो करंट है that will also be peak। so इसी वजह से उसने इस फैक्टर की जगह पर, ये V ओवर R वाले फैक्टर की जगह पर क्या लिख दिया है? I नोट। तो पता ये चला कि बेसिक फॉर्मूला, आप देखें मैंने किसकी बात की है, उस कंपोनेंट जिसमें से हम AC पास कर रहे हैं, हमने उसके बेसिक फॉर्मूला को यूज किया। इसी तरह से आने वाले टॉपिक्स में जब हम कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करेंगे तो हम उनके भी बेसिक फॉर्मूलाज के साथ प्रोसीड करेंगे, और हमारा जो पर्पस होगा वो होगा
वोल्टेज और करंट के दरमियान में ये देखना कि कौन सी चीज लीड करेगी, वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगा, और इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अब आप दोनों फॉर्मूलाज को देखें, इस फॉर्मूला को भी और इसके साथ यहाँ पर इस फॉर्मूला को भी। तो मुझे बता सकते हैं इन दोनों फॉर्मूला से कि आपको ये पता चल रहा है कि वो फंक्शन साइन फंक्शन सर। और करंट किसका फंक्शन है? करंट इज सर वो भी आल्सो साइन। अ साइन फंक्शन। जो वोल्टेज हैं, दीज वोल्टेजेस आर डिफाइंड बाय अ साइन फंक्शन। और अगर आप रेजिस्टेंस में जो करंट हमने बेसिक फॉर्मूला से डिराइव किया है ओहम्स लॉ के मुताबिक, ये इंस्टेंटेनियस करंट भी साइन फंक्शन है। सो अगर हम थीटा के एतबार से वेरिएशन देखने के लिए यहाँ पर एक वेव फॉर्म स्केच करें। सो इफ आई एम गोइंग टू स्केच अ वेव फॉर्म with respect to sine of theta, जाहिर है साइन फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन थीटा फर्दर। सो चले मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले लेता हूँ। जीरो पर, जीरो पॉइंट के ऊपर आपका वोल्टेज भी जीरो है एंड योर करंट इज आल्सो जीरो, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो, सो वोल्टेज भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा। फिर आ जाते हैं हम 90 डिग्री पे, या 90 डिग्री को मैं लिख देता हूँ पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 वाले पॉइंट के ऊपर साइन 90 कितना होता है? साइन 90 मैं दोनों लिख देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, लेकिन प्री मेडिकल वाले बच्चे क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद मैथमेटिक्स डायरेक्टली, सो ये करंट इंक्रीज होगा एंड इट विल गेट पीक एट 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर साइन 91 होगा। सो ना सिर्फ आपके वोल्टेज पीक पे आ जाएंगे, यानी वी भी वी नोट के बराबर होगा और आई भी आई नोट के बराबर होगा, एंड आई विल बी इक्वल टू आई नोट। सो ना सिर्फ वोल्टेज पीक पर होंगे, बल्कि आप देखेंगे कि 90 डिग्री पर जो करंट है वो भी पीक पर है। फिर आ जाए 180 डिग्री पे। जब आप 180 डिग्री पे आएंगे तो 180 डिग्री पे आपने इन सब पॉइंट्स को लिखना है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप पॉइंट्स का नाम लिखेंगे, ओ ए बी, ओ ए बी सी डी ऐसे लिख लें, या जस्ट ए बी सी लिख के आप पॉइंट आउट कर दें एक पूरा साइकिल। सो 180 पर साइन भी जीरो होता है, सो ना सिर्फ वोल्टेज जीरो पर आ जाएंगे बल्कि करंट भी जीरो आ जाएगा। सो आप जो वेव फॉर्म है उसमें देखें तो उसने वोल्टेज का सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है और करंट का डॉटेड लाइन से, एंड यू कैन इजीली सी कि जिस पॉइंट पर वोल्टेज भी जीरो है यहाँ पर और करंट भी जीरो है। देन फर्दर ऑन वन हम पहुंचेंगे पाई के बाद 3 पाई बाय 2 पे। 3 पाई बाय 2 वाले पॉइंट के ऊपर आपको पता है साइन 270 -1 होता है। सो वी विल गेट एट दिस पॉइंट वी विल गेट वी नोट, वी नोट ही आएगा, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक आएगी, और इस तरह से करंट भी वी नोट पे होगा, क्योंकि साइन 180 भी माइनस, तो यहाँ पे दोनों के साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। सो v will be equal to minus v naught and I will become equal to minus I naught at this instant. एंड फर्दर मोर जब आप 2 पाई पर पहुंचेंगे एक पूरा साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। सो साइन 2 पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो, सो वोल्टेज भी जीरो और करंट भी जीरो। हमारा यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि एक ऐसा सर्किट जो प्योरली रेजिस्टिव हो, एक ऐसा सर्किट जो प्योरली रेजिस्टिव हो, यानी उसके अंदर रेजिस्टेंस के अलावा दूसरा कंपोनेंट ना पाया जाए। सो इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने का मतलब ये है जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज जीरो होंगे तो करंट भी जीरो, और जब वोल्टेज
नेगेटिव पीक अचीव करेगा तो करंट भी नेगेटिव पीक अचीव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि करंट एंड वोल्टेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बोथ आर मूविंग एंड दे आर इन फेज। ये जो हम फिजिक्स की एक टर्म अगर इस्तेमाल करें, सो वी विल से कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें क्योंकि वोल्टेज भी साइन फंक्शन है, करंट भी साइन फंक्शन है, ये एक रीजन हो गया। देन इट इज क्लियर कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो दोनों ही मिनिमम। So this is the conclusion that in a pure resistive circuit the voltage and current both are in phase. अब एक वेक्टर डायग्राम वाली बात रह गई है, ये जरूर बनाइएगा। सो हम वेक्टर डायग्राम के जरिए भी ये आपको साबित करके बता सकते हैं। इस लम्हे पर वोल्टेज 0 थे, किस तरह की वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट करूं मैं, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन? सर अगर मैक्सिमम हो तो सर और वर्टिकल सर, अगर मिनिमम हो तो हॉरिजॉन्टल सर। अच्छा, अभी इस पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कितनी है? मैं वोल्टेज का वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। 0 सर। मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज 0 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। श्योर। और करंट भी 0 है, तो उसकी लाइन भी उसकी पैरेलल होगा, उसकी भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, बिल्कुल। और इसके बाद नेक्स्ट लम्हे पे देखें, नेक्स्ट लम्हे पे एट दिस इंस्टेंट देखें, ये वाला। तो इस इंस्टेंट पे आप देखें तो यू कैन सी के यहाँ पर वोल्टेज किस तरह से है भाई? वोल्टेज कितना है? मैक्सिमम सर, पीक ये देखें, जब मैं इंस्टेंट कहता हूँ ना, व्हेन आई कॉल इंस्टेंट, इट मींस आई एम टॉकिंग एट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो उस स्पेसिफिक इंस्टेंट के लिए हम वोल्टेज, इसीलिए तो हमने कल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का नाम दिया था इसे। सो एट दिस पॉइंट वोल्टेज को भी मैं वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करूंगा एंड करंट को भी मैं वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करूंगा। और अब आप आ जाए इस इंस्टेंट पे जी, इस इंस्टेंट पे देखें बेटा, तो इस इंस्टेंट के ऊपर कितना फेज है आपका? फेज कितना है जी, बताएं, फेज कितना है इस एंगल पे, इस पॉइंट पे, वोल्टेज का और करंट का? 180 शाबाश, 180 सर पाई। तो मैं कैसा वेक्टर बनाऊं बताएं? सर 0 है सर, दोनों वर्टिकल होंगे सर। दोनों वर्टिकल होंगी? हॉरिजॉन्टल सर, हॉरिजॉन्टल सॉरी सर। दोनों हॉरिजॉन्टल होंगी, वोल्टेज भी हॉरिजॉन्टल और करंट भी हॉरिजॉन्टल। लेकिन सर डायरेक्शन में चेंज होगा। जी शाबाश, क्योंकि हम 180 एंगल पे बात करें, सो हमारा जो फेज है, हमारा जो वेक्टर है, वो होगा अभी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ले बेटा, अब ये वाले लम्हे पे आ जाते हैं। इस पॉइंट पे मुझे बताएं, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे बना देता हूँ। ले जी, इधर आ जाए। सो अब मुझे बताएं, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो बेटा बताएं जरा कि कितना है वोल्टेज, कितना है फेज, कितना है वोल्टेज का? जी फेज 270 है सर। शाबाश। सो 270 को मैं कैसे स्केच करूं, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन? साइन 270 क्या होता है सर? शाबाश, 270। सो वोल्टेज भी नीचे और करंट भी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमने ये बात को नोट किया कि किसी भी लम्हे पर वोल्टेज और करंट इन फेज हैं। तो अगर आप इसको वेक्टर की शक्ल में देखें तो सेकंड इंस्टेंट पर वोल्टेज और करंट दे वर लाइक दिस, एट द third instant we saw that both voltage and current were like this, and on this instant जिसकी अभी हम recently बात कर रहे थे, उसमें भी voltage and current they were like this. So in at any instant both the voltage and current they are in phase, यानी ये बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट भी मैक्सिमम होता है, जब वोल्टेज मिनिमम होता है तो करंट भी मिनिमम होता है। सो दे आर इन फेज विद ईच अदर। सो ये हमारी इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की कंक्लूजन है। हम फाइनल पार्ट इस सेक्शन का देख रहे हैं जिसमें पावर की उसने बात की हुई है
ऑल्दो कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा था एसी पावर क्या होती है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये मैकेनिकल पावर है। हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, सो इलेक्ट्रिकल पावर में हम चार्जेस की बात करेंगे। वी ऑल नो V इज इक्वल टू किसके होता है, W इज इक्वल टू किसके होता है, Q इंटू V के। V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो W की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q मल्टीप्लाई बाय V। एंड वी नो कि यहाँ पर जो आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं करंट। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, करंट लिख दिया। एंड वी हैव गोट P इज इक्वल टू VI। और ये वाली पावर का नाम क्या है, मुझे बता देंगे कि ये पावर सप्लाइड है या पावर कंज्यूम्ड है। सर पावर सप्लाई के लिए हम पावर सप्लाइड का फॉर्मूला है, ठीक है जी। सो जब हम बात करेंगे कंज्यूम पावर की, तो हमें पता है ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है। और V इज इक्वल टू IR लिखेंगे तो एक पावर का फॉर्मूला ये आ जाएगा I²R, और दूसरा पावर का फॉर्मूला V इज इक्वल टू किसके होता है जी, नहीं, I इज इक्वल टू V ओवर R। I इज इक्वल टू V सर ओवर, V स्क्वायर ओवर R सर। सो ये आ जाएगा V² ओवर R। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं पावर की, सभी ठीक हैं, तीनों ठीक हैं, लेकिन ये दोनों जो पावर्स हैं ये किसके बारे में बात करती हैं, पावर जो यूज हुआ सर, यूज। शाबाश जी। तो वो पावर जो कंज्यूम होती है, ये वाला पावर का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, P इज इक्वल टू VI। ये किस केस में है, व्हेन वी आर डीलिंग विद अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब मैं बार बार प्योर पे इतना ज्यादा इसीलिए तवज्जो कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आप सीखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा। और फिर हम उसके बाद ये भी देखेंगे कि ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटर भी हो, RC सर्किट, वो क्या होगा, वहां पर क्या मामला होगा। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टर भी हो, उसमें किस तरह से वोल्टेज को बताया जाएगा और करंट किस तरह से होगा, वोल्टेज और करंट के दरमियान में इन फेज होगा या आउट ऑफ फेज होगा। और फिर हम ऐसे सर्किट भी देखेंगे जिनमें तीनों कंपोनेंट्स इकट्ठे पाए जाते हैं, RLC सर्किट भी देखेंगे, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। Sinusoidal current has RMS value of 10 ampere. What is the maximum or peak value? 14.1 ampere आ जाएगा. So the peak current is 14.1 ampere. So students, there are wide applications of alternating current in everyday life, or AC motors, or fans, or home appliances. They are all operating upon alternating current in general, and the power transmission obviously it takes place on the basis of alternating current in general, particularly in Pakistan. So the message of the day is Allah doesn't burden soul beyond that it can bear. So worry not, keep up a good motivational level, and inshallah you can do. And the hardships are the part of life, and just you have to try and try again with a positive attitude. Thank you very much. Allah Hafiz.